जय हिंद। पीएपीसी फार्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम जिस चैप्टर की बात कर रहे थे उसका नाम था रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप कहेंगे नेज़ल कैविटी से स्टार्ट होता है। ठीक है, आपके जो सीलिएटेड, क्या बोला, सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स की जो लाइनिंग होती है वो कहाँ होती है? नेज़ल कैविटी में। और कहाँ होगी? ट्रैकिया के अंदर, है ना। कहाँ पे होगी? ट्रैकिया के अंदर। जब आप बात करें किसकी? ट्रैकिया की, तो ट्रैकिया के अंदर सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग तो होगी, लेकिन अगर अपन दूसरे शब्दों में बोलें या कहें, यानी जैसे आपकी ट्रैकिया उसमें रगड़ लगेगी किसकी? एयर की, तो उस जगह आप क्या बोल सकते हैं? इसमें होंगे सूडो, है ना, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ की क्या होगी? लाइनिंग होगी। ठीक है, क्योंकि जहाँ भी रगड़ पड़ती है किसी चीज़ की, जैसे अब ट्रैकिया है आपकी, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एयर से पासेज होगी तो रगड़ होगी, जिसकी वजह से कौन से टिश्यू होंगे यहाँ पे? सूडो। सूडो मतलब जो ट्रू नहीं है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ होंगे, है ना। दूसरे शब्दों में इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, तो इसलिए क्या बोल दिया अपन ने कि सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है। लेकिन एक्चुअल आंसर अगर पूछा जाए तो क्या आएगा आपका? सूडो वाला। ठीक है। और हमने क्या बोला कि एपिग्लोटिस कहाँ होता है? लैरिंग्स के अंदर, है ना, जिसका काम क्या होता है? फूड का जो आपके एंट्री होने वाली ट्रैकिया में उसको रोकने का। ठीक है। और हमने क्या बोला? वोकल कोड। वोकल कोड कहाँ होती है? ये भी होती है आपकी लैरिंग्स के अंदर। ठीक है। उसकी जो कार्टिलेज है, जो आपकी कार्टिलेज है, ठीक है, लैरिंग्स के अंदर बताई थी 4 तरह से थी, तो वो कार्टिलेज है वो किस चीज़ की बनी होती है? वो है हाइलिन कार्टिलेज। कौन सी है? हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। और कौन कौन सी? TCA वाली प्लस में ई। ठीक है, तो TCA थायराइड कार्टिलेज, जिसको आपने क्या बोला? एडम्स एप्पल, है ना। तो अगर पूछा जाए कि एडम्स एप्पल कौन सा है या लेरेंगल प्रोमिनेंस, तो क्या बोला आपने? थायराइड कार्टिलेज। ठीक है। इसके अलावा क्रिकोइड, है ना, एरेटिनॉइड कार्टिलेज होती है। ये किसके अंदर थी? आपकी लैरिंग्स के अंदर। और पूछे कि लेरेंगल प्रोमिनेंस कहाँ से कहाँ तक होता है, तो C3 सर्वाइकल 3 से सर्वाइकल 6 नंबर तक क्या होता है? सिचुएटेड होता है। ठीक है। आपकी ट्रैकिया कहाँ से कहाँ तक है? C6 से T5 तक क्या होती है? सिचुएटेड होती है। लेंथ कितनी? लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है। ट्रैकिया के ऊपर ऐसे सी शेप्ड, है ना, कंप्लीट नहीं है इसलिए सी शेप्ड क्या होते हैं? आपके कार्टिलेज होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? कार्टिलेज टिश्यूज़ की लाइनिंग होती है। कहाँ पे? ट्रैकिया पे, जो कितने होते हैं? लगभग 16 से 20 संख्या में प्रेजेंट होते हैं। कंप्लीट नहीं होती स्ट्रक्चर, है ना। और और क्या बोला हमने? रिप्स से जुड़ी हुई, रिप्स से जुड़ी हुई जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स वाली जो मसल्स हैं, वो कौन सी है? इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सी? इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो आपकी रिप से जुड़ी होंगी। ठीक है। जब आपने, मतलब नॉर्मल है, आपने अभी एयर इनटेक नहीं किया, इंस्पायरेशन नहीं किया है, तो डायफ्राम की शेप कैसी होगी? आपकी डोम शेप्ड, कुछ ऐसी, है ना। और जैसे ही आपने क्या किया? रेस्पिरेशन किया लंग्स के अंदर, तो ये जो डायफ्राम है शेप कैसी हो जाएगी? फ्लैट। ठीक है। रेस्पिरेशन के दौरान कैसे हो जाएगी? फ्लैट। ठीक है। नोज से कहाँ आया? फेरेंक्स से लैरेंक्स, लैरेंक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकस, फिर हीलम पार्ट से जुड़ के, है ना, लंग्स के, फिर क्या बना? ब्रोंकियाई, ब्रोंकिया के बाद लास्ट पार्ट एल्वुलाई तक आपका क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता है। ठीक है। और हमने इसके अंदर क्या जाना था? हमने बोला था कि नोज़ का स्पेशल काम क्या है? स्मेल सेंसेशन का, है ना। कौन सी लाइनिंग होती है? सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स की। ये ध्यान रखना है कि सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स नोज़ के अंदर होती है। ट्रैकिया के अंदर भी बोल सकते हो, लेकिन एकदम फिक्स एक्चुअल पूछी जाएगी अगर ट्रैकिया में, तो आप बोलेंगे कि सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स होती हैं, है ना, या टिश्यूज़ की लाइनिंग होती है। ठीक है। उसके अलावा फेरिंग्स की बात की हमने, नेजोफेरिंग, ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, है ना। लैरिंग्स के अंदर ये आडम्स एप्पल्स भी इसको बोलते हैं, लेरिंगल, फिर परमिनेंस, प्रोमिनेंस भी इसको बोलते हैं। एपिग्लोटिस एक पत्ती की तरह होती है ना, जिसका काम क्या है? ट्रैकिया के अंदर फूड की एंट्री को रोकना। ठीक है। ट्रैकिया क्या है? एक विंड पाइप, एयर का पाइप है जो ईसोफेगस के फ्रंट में, मतलब जैसे आपने ट्रैकिया, इसके पीछे का होगा ईसोफेगस होगा। ठीक है। दो तरह से डिवाइड हो जाती है आपकी क्या? ट्रैकिया। ठीक है। और क्या बात की हमने? ब्रोंकस के बारे में बताया, ब्रोंकस राइट एंड लेफ्ट होता है। लंग्स के बारे में बात की थी, है ना। लंग्स की सबसे सबसे जो फंक्शनल यूनिट बोलोगे या स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? वो है एल्वुलाई। ठीक है। इसके अलावा हमने क्या बोला? ये लंग्स भी दो तरह से, राइट एंड लेफ्ट, है ना, ये तीन, ये दो, सुपीरियर, मिडिल, इन्फीरियर। ये सुपीरियर एंड इन्फीरियर क्या होते हैं? आपके
लंग्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, आगे रेस्पिरेटरी मसल्स। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी मसल्स क्या होती हैं, दो तरह से आप इसको बोलोगे, इंस्पायरेटरी मसल्स एंड एक्सपायरेटरी मसल्स। इंस्पायरेशन के अंदर अगर काम आ रही है मसल्स, जैसे आपका डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जैसे ही आपने एयर इनटेक की, इनहेल्ड की, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट, दोनों मसल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आपने एक्सपायरेशन यानी एयर आउट की, तो क्या हो गए, दोनों हो जाएंगे डायलेट। ठीक है, क्या हो जाएंगे, डायलेट। फोर्सफुली अगर आप एक्सपायरेशन करें तो क्या होगा, एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगी आपकी, हो जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इंस्पायरेशन के दौरान क्या होगा, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगी, डायफ्राम्स की और इंटरकोस्टल्स, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, और जब एक्सपायरेशन करेंगे, फोर्सफुली स्पेशली वर्ड बोला है, तो ये क्या होंगी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स क्या होंगी आपकी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक हमने कल बात की थी। आगे बात है साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, एवरेजन, एवरेजन लगभग 14 से 18 बोलते हैं आप, लेकिन एवरेजन लगभग 15 बार हर मिनट में आप क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, जिसके अंदर कौन कौन से स्टेप आते हैं, इंस्पायरेशन यानी मैं सांस खींचूं या लूं, ठीक है, एक्सपायरेशन यानी मैं सांस छोड़ूं, है ना, या आउट करूं एयर को, और पोज यानी सांस जितने समय रुक रहा है ना। तो रेस्पिरेशन कितने तरह से, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन एंड पोज। इंस्पायरेशन यानी सांस का लेना, है ना, एयर इनटेक। एक्सपायरेशन यानी एयर आउट, और पोज जो रुकेगा टाइम जितने समय तक, उसको आप क्या बोलेंगे, पॉज। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगी, इसके लिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के लिए, इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए। एक्सटर्नल में देखो क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकुलर का प्रेशर जनरेट होगा। कुल मिला के क्या बोलना है आपको, कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम इंस्पायर्ड एयर टू ब्लड एंड CO2 फ्रॉम ब्लड टू लंग्स। यानी जो ब्लड है आपका, उस ब्लड में से CO2 कहाँ जाए, लंग्स के अंदर, और ऑक्सीजन क्या होगी, वापस अंदर आए, है ना। यानी लंग्स से ऑक्सीजन का आना और ब्लड से CO2 का लंग्स के अंदर जाना क्या होगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाएगा। ठीक है, क्या बोला हमने, कि ये आपने बनाया लंग्स। ठीक है, लंग्स की एल्वेलाई, एल्वेलाई के चारों तरफ क्या है, स्क्वाइमस एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग वाली, यानी चपटी सेल्स की लाइनिंग, है ना, जहाँ से आपकी ब्लड कैपिलरीज जुड़ी हुई हैं। क्या होगा, ब्लड के अंदर CO2 होगी। ठीक है, उस CO2 का प्रेशर कितना होता है, लगभग 40 mmHg का, है ना। और जो आपकी एयर है ना, क्या है, एयर है, उसके अंदर कितना प्रेशर होगा, इंस्पायर्ड एयर के अंदर 100 mmHg का तो होगा ऑक्सीजन का, और 40 का होगा CO2 का। ठीक है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन का लेवल कितना, 40 का, और CO2 कितना, 44 का। ठीक है, ये क्या होगा, आपका प्रेशर जनरेटेड होगा। ठीक है, ये आपका ब्लड है, ये आपकी कैपिलरीज, यहाँ से आप क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे किसको, CO2 को लंग्स के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन आएगी लंग्स से ब्लड के अंदर, तो इसको क्या बोला है अपन ने, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, आगे देखो, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होगा, जो आपका ब्लड है और जो टिश्यूज़ हैं, है ना, वहाँ अपन लंग्स बोल रहे थे एक्सटर्नल में, इंटरनल में क्या बोला, टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ से CO2 ब्लड के अंदर आना और ऑक्सीजन का टिश्यूज़ के अंदर जाना, है ना, इसको क्या बोलेंगे आप, इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसका प्रेशर एडरेंस भी अलग अलग होगा, है ना। 100 mmHg और 40 mg तो किसके लिए होगा, ऑक्सीडेंटेड ब्लड के लिए, और टिश्यूज़ के लिए 14 46। ये याद करने वाली बात दोनों नहीं है ज़रूरी, बस ध्यान रखने वाली बात है ना। मेन बात क्या है ध्यान रखने के लिए, कि एक्सटर्नल मतलब लंग्स और ब्लड के बीच बात कर रहे हैं। ठीक है, और इंटरनल मतलब टिश्यूज़ और ब्लड के बीच के अंदर अपन बात कर रहे हैं। आगे देखो, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, एक तो ऑटोनॉमिक, सो रहे हैं जग रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नॉर्मली, हमें पता नहीं है ना, एहसास भी नहीं है, चल रहा है काम रेस्पिरेशन का, तो वो कौन कराते हैं, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोगेंटा, दोनों क्या करते हैं, ऑटोनॉमिक रेगुलेशन करते हैं आपके रेस्पिरेशन का। ठीक है, वॉलेंटरी यानी जैसे आपसे कोई कहे कि सांस जोर से लो, छोड़ो, धीरे करो, है ना, तो उस समय कौन कंट्रोल करेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, है ना, ये माइंड का, ब्रेन का पार्ट है, ये क्या करेगा, आपका वॉलेंटियर रेगुलेट करेगा किसको, रेस्पिरेशन को, यानी रेस्पिरेटरी मसल्स को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और कीमो रेगुलेटर क्या है, वो है आपकी ऑक्सीजन एंड CO2। क्या है, ऑक्सीजन एंड CO2, वो क्या अफेक्ट करेंगे आपका रेस्पिरेशन, एक तरह से केमिकल रेगुलेटर है। तीन तरह से बोला, ऑटोनॉमिक, वॉलेंटियर एंड केमिकल। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या होता है, जब ब्लड के अंदर बढ़ जाती है CO2 का लेवल, तो आपका रेस्पिरेशन हो जाएगा फास्ट,
है ना, फास्ट हो जाएगा। और वैसे ही जब ब्लड के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपका हो जाएगा स्लो रेस्पिरेशन। समझ गए बात? यानी CO2 लेवल बढ़ा तो क्या हो गया, फास्ट, और ऑक्सीजन लेवल बढ़ा तो क्या है, स्लो। ठीक है, ये क्या है, आपका केमिकल रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है। जब आपके ब्लड के अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, ये CO2 H2O के साथ मिलके कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड H2CO3, है ना। ये क्या बनाएगी, HCO3 सॉरी, है ना। तो H2CO3 क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, जिससे क्या रिलीज होंगे, H+ आयन। और ये H+ आयन जब रिलीज होंगे तो ब्लड की pH क्या है, गिरेगी, है ना, कम होगी, जिससे को क्या बोलेंगे आप, सिस्टमिक एसिडोसिस। क्या बोलोगे आप, सिस्टमिक एसिडोसिस। कब, जब CO2 का लेवल बढ़ा ब्लड के अंदर तो H2O, है ना, किसका, पानी के साथ मिलके क्या बनाया इसने बनाया कार्बोनिक एसिड, जो H+ आयन रिलीज कर रही है ना, किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में, है ना, जिससे क्या होगा, ब्लड की pH कम हो जाएगी और क्या बोलेंगे इसको आप, सिस्टमिक एसिडोसिस। ठीक है, उस केस में क्या होगा, आपका रेस्पिरेशन हो जाएगा फास्ट, जिससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़े। जस्ट अपोजिट अगर अपन बोलें कि यदि CO2 का लेवल कम हो रहा है, CO2 का लेवल कम हो रहा है तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट कम बनेंगे, H+ की संख्या कम हो गई तो क्या होगा, ब्लड की pH बढ़ जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, सिस्टमिक एल्केलोसिस। वो तो था एसिडोसिस, ये क्या है, एल्केलोसिस, जिससे क्या होगा, आपका ब्लड की pH हो जाएगी ज़्यादा। ठीक है, और उस केस के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल क्या करना है आपको, कम करना है, और CO2 की लेवल को मेंटेन करना है, तो आप क्या करेंगे, रेस्पिरेशन हो जाएगा आपका स्लो। तो इस तरह से क्या है, ये जो रेस्पिरेशन है वो ब्लड की pH पर भी इफेक्ट डालता है ना। 3 तरह से रेगुलेशन कर सकते हैं आप, ऑटोनॉमिक, वॉलेंटियर एंड केमिकल। ठीक है, इसके आगे की बात देखो, आगे आपकी कुछ वॉल्यूम्स, कौन सी, जैसे टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होती है कि नॉर्मली जब आप एयर को रेस्पिरेशन करते हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, तो उसके अंदर लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 500 ml लगभग, है ना, यानी 500 ml तक आप क्या है, नॉर्मली क्या करते हैं, एयर का इनटेक एंड आउट करते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान। इसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अगला है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है कि आपसे कोई कहे कि पूरी तरह सांस खींचो, है ना, पूरी तरह जितना आप खींच सकते हो अंदर, जितना आप सांस लो पूरा का पूरा खींचो, है ना, ऐसे करके खींचो, और उसके बाद पूरा का पूरा आप उसको छोड़ो, है ना। इसको किससे, स्पायरोमीटर्स आता है एक, है ना, उससे आप क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। स्पायरोमीटर्स आता है जिसके अंदर फूंक मार के आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके अंदर आप छोड़ो तो वो वॉल्यूम कितनी आएगी लंग्स की, वो आएगी लगभग 4.3 लीटर मेल के लिए और 3.1, यानी 4 और 3 याद रखना है, 4 मेल के लिए और 3 फीमेल के लिए क्या आएगी आपकी वॉल्यूम आएगी। ठीक है, कौन सी, पूरी तरह सांस खींचा, रेस्पिरेशन पूरी तरह किया, ब्रीथिंग, और पूरी तरह उसको छोड़ा, है ना, उसकी वॉल्यूम काउंट की तो कितनी, 4 मेल के लिए और 3 फीमेल के लिए। इसको क्या बोलेंगे अपन, वाइटल कैपेसिटी। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन। कौन सी वॉल्यूम, कौन सी वॉल्यूम बताई, रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी लंग्स आप मतलब पूरी तरह आपने एक्सपायरेशन कर दिया, है ना, उसके बाद, है ना, कहाँ, लंग्स के अंदर जो एयर की वॉल्यूम रह गई उसको क्या बोलेंगे आप, उसको बोलेंगे आप रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कितनी होती है, लगभग 1200 ml तक। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होगी कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन, यानी पूरी तरह आपने जब एयर कंप्लीटली ले ली, है ना, तो लंग्स के अंदर कितनी एयर है ना, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, 500 से 600 ml क्या होती है इसकी कैपेसिटी होती है, टोटल लंग कैपेसिटी बोलेंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRF, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी लैंड ड्यूरिंग मैक्सिमम इंस्पायरेशन, है ना, यानी सांस खींचने के बाद पूरी तरह कितनी आप ले सकते हैं, है ना, एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितनी कवर कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन, यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो कितनी, 3000 ml। और एक्सपायरेटरी मतलब लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपायरेशन, यानी पूरी तरह आप पूरी फोर्स के साथ कितना मैक्सिमम अमाउंट आप क्या करें, आउट कर सकते हैं, वो कितना होगा आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, 1000 ml। ये नॉर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं अपन, जब पूरी तरह सांस ले रहे हैं और पूरी तरह ही छोड़ रहे हैं तो फिर वो वाइटल कैपेसिटी कहलाएगी, है ना। ये तीनों बात अलग अलग है। टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल प्रोसेस, वाइटल मतलब पूरी तरह सांस लिया और पूरी तरह छोड़ा,
तो क्या बोला इसको, वाइटल कैपेसिटी, है ना। मैक्सिमम एक्सपायरेशन पूरी तरह आउट करने के बाद जो एयर का हिस्सा रह गया लंग्स के अंदर वो क्या है, रेजिड्यू मतलब शेष बचा हुआ 1200 ml। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम इंस्पायरेशन आप कितना मतलब किया जा सकता है ना। तो किसी किसी के लिए 6 लीटर तक हो सकता है, 6000 ml तक, है ना। तो 500 से 6000 ml तक क्या होगा टोटल लंग कैपेसिटी। इसके अलावा इंस्पायरेटरी रिजर्व क्या है कि पूरी तरह सांस लेने के बाद भी, है ना, ड्यूरिंग सांस लेने के बाद भी आपका कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम है जो इनहेल किया जा सकता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, 3000 ml। और एक्सपायरेटरी मतलब पूरी तरह लंग्स का क्या करें अपन, दैट कैन बी एक्सप्लेन मतलब पूरी तरह फोर्सफुली आउट कर दे एयर को, है ना, नॉर्मल प्रोसेस के बाद। तो कितनी होगी वो, 1 लीटर लगभग। ठीक है, अब यहाँ पहले इससे इंपॉर्टेंट बात है इसकी कुछ रिलेशनशिप्स। जैसे आप बोलें कि वाइटल कैपेसिटी, क्या बोले, वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी के लिए क्या बोलेंगे आप, IRV यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस ERV यानी एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम प्लस TV, है ना, टाइडल वॉल्यूम। तो ये क्या होती है आपकी वाइटल कैपेसिटी होती है। कैसे, IRV कितना बोला आपने, 3000 ml, ERV कितना बोला, 1000 ml, और टाइडल वॉल्यूम कितनी बोली आपने, 500 ml। तो कितना हो गया ये पूरा का पूरा, 4500, लगभग 4.5 लीटर, है ना। तो यही अपन ने यहाँ लिखा था, कहाँ पे, ये अपन ने यहाँ लिखा था कि कितनी होती है, 4.3, लगभग 4.5 बता दिया। ये क्या होती है आपकी वाइटल कैपेसिटी होती है ना। क्या बोला, वाइटल कैपेसिटी क्या बताया आपने कि VC इज इक्वल टू IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। क्या बोले आपने, इसको बोला आपने वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, ऐसे ही टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगी, ये तीनों यानी IRV ERV और TV क्या बोल दिया, ओवरऑल वाइटल कैपेसिटी प्लस क्या बोला RV यानी रेजिडुअल वॉल्यूम, ये क्या होती है आपकी टोटल लंग कैपेसिटी होती है। और यहीं से अगर आप बोले कि वाइटल कैपेसिटी कितनी, तो आप बोलेंगे इसको टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम भी क्या होती है आपकी वाइटल कैपेसिटी। ध्यान रखने वाली बात है ये कि अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, देखो इसको लिख लेना हो सके तो, कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम का टोटल क्या बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या बोला, इसको बोला आपने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम और प्लस में क्या बोला आपने रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल का समेशन करेंगे तब क्या बनेगा, TLC। इस तीनों को आप क्या बोल सकते हैं, VC यानी TLC टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, और वाइटल कैपेसिटी यहाँ से दूसरा क्या बोल सकते हैं आप कि टोटल लंग कैपेसिटी माइनस RV यानी रेजिडुअल वॉल्यूम। ये क्या है आपकी वाइटल कैपेसिटी के फॉर्मूले हो गए दो। ठीक है, TLC के हो गए दो। ठीक है, ऐसे हैं आप तरह तरह से अलग अलग रिलेशनशिप निकाल के ये क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो आप काउंट कर सकते हैं। तो मेजर बात इसी की यही थी, ये रिलेशनशिप, है ना। बाकी डेफिनेशन वगैरह ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखो, आगे रेस्पायरेटरी एफिशिएंसी टेस्ट। स्पायरोमीटर क्या है, जिसमें आप फूंक मार के वाइटल कैपेसिटी का करते हैं मीजरमेंट, है ना, फोर्सफुली पूरी खींच के और पूरी तरह छोड़ के, जो लगभग कितनी आती है 4.3 यानी 4 लीटर मेल के लिए, 3 लीटर फीमेल के लिए, है ना। एक एंडोरेंस टेस्ट क्या होता है, एक आपका ऐसा कुछ मशीन है जिसके अंदर एक पारे की गोली, है ना, एक मरकरी होती है, जिसको आप फोर्सफुली आप उसमें एयर करते हैं, जो लगभग 50 सेकंड्स तक 40 mm के प्रेशर तक आप उसको मेंटेन रख सकते हैं, एक हेल्दी पर्सन, है ना, 50 सेकंड्स तक मेंटेन कर सकते हैं उसके अंदर। इसको क्या बोलते हैं, एंड्योरेंस टेस्ट, है ना। और देखो आगे, इसके बाद देखो एक बात आती है कि किस चीज़ की, डिजीज़। क्या बोला, डिजीज़ किसकी, डिजीज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। और वो कौन कौन सी हो सकती है, एक हो सकती है आपकी रेनाइटिस। रेनाइटिस में टिस वर्ड आ रहा है, ITS, तो ये किससे रिलेटेड है, इन्फ्लामेशन ऑफ नोज, इन्फ्लामेशन ऑफ रोज। और ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई SARS
सार्स मतलब सब या सीवियर, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स है ना, कोविड वाला, कोरोना वाला। और अस्थमा, अस्थमा क्या है, आईजीई, एंटीबॉडी का लेवल बढ़ना है ना। ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, क्या बोल सकते हैं इसको अपन, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है ना, आपके किस में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, इसको क्या बोलेंगे आप, अस्थमा, किसकी वजह से, आईजीई। ठीक है। और एक एम्फसाइमिया, एम्फीसिमिया, एम्फीसिमिया क्या होता है आपका, एल्वुलाई, जो क्या है आपकी फंक्शनल यूनिट है ना, एल्वुलाई, इसकी वॉल क्या हो, डैमेज हो जाए, और कैसे हो जाए, स्मोकिंग की वजह से है ना, स्मोकिंग की वजह से क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। तो ये क्या होती है आपका, इसको बोलते हैं एम्फीसाइमिया, स्पेशली किससे, स्मोकिंग से होती है। तो जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं तो उनका क्या है, एल्वुलाई जल जाती है पूरी तरह, बार बार कंटिन्यूअल उससे, और एल्वुलाई बड़ी ज़रूरी चीज़ है। फिर आपको पता है कि प्रॉब्लम तो आनी है ना, उसको क्या बोलते हैं, एम्फीसाइमिया। तो कौन कौन सी बताइए, एक तो रेनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, सार्स, अस्थमा, एम्फीसीमिया, ये क्या है इनकी एसोसिएटेड डिजीज है। एम्फीसिमिया नोज से, ये ब्रोंकस से है ना। सार्स किसके लिए, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है ना, रेस्पिरेशन के ट्रैक से रिलेटेड। ठीक है। अस्थमा, इसमें देखो सार्स में क्या है कि आपका जो एल्वुलाई पार्ट है उसके ऊपर वायरस का अटैक हो जाएगा, वो भी कौन सा था, कोरोना वाला, तो आरएनए वाला वायरस था, उसका अटैक हो जाता है और वो उसको ख़त्म करता है ना, अपनी बढ़ोतरी के लिए उसकी जो एल्वुलाई है उसका डाइजेशन एक तरह से, मतलब उसको अपने यूज़ में कर लेना है, वो काम है। ये मेजर बात नहीं है, बस ध्यान इतना रखना है कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के है सारस है। अस्थमा के लिए आईजीई एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल है ना। इसमें क्या होता है, जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स है वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट, विंड पाइप है नैरो हो जाएगा ये, और फिर सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, छोटा पड़ जाएगा ये पाइप है ना। किसी की आईजी लेवल बढ़ा है और उसी समय इन्फेक्शन आ जाए तो इस वजह से क्या है, आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है ना। और पेशेंट्स को अपने साथ में दवाई हमेशा रखनी होती है। एम्फेसाई में क्या था, एल्वुलाई का जल जाना है ना, डैमेज हो जाना, स्पेशली जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसमें क्या वो जल जाती है, तो डैमेज होना, स्मोकिंग से रिलेटेड नहीं है, डैमेज होना किसका, एल्वुलाई का क्या कहलाएगा, एम्फेसीमिया। ठीक है। आगे देखो बातें, सीलिएटेड कोलिमिनर एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग कहाँ होगी, नेजल कैविटी के अंदर और ट्रैकिया के अंदर। इस ट्रैकिया के लिए स्पेशली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सूडो स्टेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स कौन सी है, गोबलेट सेल्स। फ्लोटिंग रिब्स 11 एंड 12 डज नॉट इन्वॉल्व इन चेंजिंग द साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी, ये याद रखने वाली बात है ना। 11 और 12 नंबर की जो आपकी रिब्स होगी वो थोरेसिक कैविटी का साइज चेंज नहीं करती हैं। ये देखो, यूपनिया मतलब क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेशन प्रोसेस, क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेशन। और ब्रैडीपीनिया मतलब डिक्रीज रेस्पिरेशन है ना। टैकीपीनिया, जैसे टैकीकार्डिया मतलब हार्ट की रेट बढ़ना, जैसे टैकीपीनिया मतलब इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन। एपोनिया मतलब टेम्परेरी अरेस्ट ऑफ ब्रीथिंग, एक समय के लिए रुकना, क्या बोला, एपोनिया। और डिस्पोनिया मतलब डिफिकल्टी इन, डिस से मतलब डिसफंक्शन हो रहा है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। हाइपोक्सिया मतलब टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन की कमी है ना। हाइपर कैपनिया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर बढ़ जाए, हाइपर कैपनिया। हाइपोकैपनिया मतलब ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल किसके अंदर, ब्लड के अंदर हो जाए कम है ना। साइनोसिस, साइनस से रिलेटेड नहीं है, अलग है। साइनोसिस मतलब ब्लूइश कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, क्यों होता है ये, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, साइनोसिस। ये मेजर बात है याद रखने वाली, ये वाली है ना। और देखो, और क्या है इसके अंदर, हाइपर वेंटिलेशन, इंक्रीज रेट एंड फोर्स ऑफ ब्रीथिंग, इसको क्या बोलेंगे, हाइपर वेंटिलेशन। हाइपो डिक्रीज रेट एंड फोर्स ऑफ ब्रीथिंग है ना। ऑक्सीमोग्लोबिन 98.5% ऑफ ब्लड CO2, इसको क्या बोला आपने, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। CO2 नहीं आएगा, ये O2 आएगा है ना, ये याद रखना है, ये ऑक्सीजन आएगा। कि 98.5% ऑफ ब्लड किसके थ्रू सप्लाई होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के क्या है, सप्लाई होता है ब्लड के थ्रू है ना। तो कितना होता है, 98.5% है ना, ये ऑक्सीजन है केवल। और देखो, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन 23%, कितना, 23% ऑफ ब्लड CO2 कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन की तरह सप्लाई होता है। और 70% किसके थ्रू होता है, बाई कार्बोनेट बन के। ठीक है, बाई कार्बोनेट बन के लगभग 70% क्या होता है आपका, ये सप्लाई होता है इसमें, क्या होता है, CO2 का आउट होती है। जबकि कार्ब एमिनो बन के 23% है ना, वो होती है आपकी ब्लड CO2 के थ्रू। ठीक है। और देखो, और कार्बोक्सी
कार्बोक्सी एमिनो हीमोग्लोबिन क्या है, ये बता दिया आपको। कार्बोक्सी एमिनो था ये केवल हीमोग्लोबिन है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन की पॉइजनिंग क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इससे क्या होती है, पॉइजनिंग हो जाती है। इसका लेवल जब बढ़ जाता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन 14 से 18 या आपको इसको क्या बोलते हैं 15। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा इसका पूरा हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम का, है ना। इसके आगे अपन देखेंगे कुछ ज़रूरी बातें, और कोई डाउट हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं और सजेशन कर सकते हैं, है ना। पूरे चैप्टर के अंदर अपन ने सब कुछ ऑलमोस्ट इंक्लूड करने की कोशिश की है ना। ये क्लासेस की तरह है जिसमें आपको बातें बताई जाती हैं याद रखने के लिए, है ना, कॉन्सेप्ट बेस करके। ठीक है, ये पूरा हमने बात की थी, है ना। एल्विलाई वगैरह बताया था, लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रैकिया, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैकेनिज्म, है ना। ये मेजर बात कौन सी थी आपकी, ये वाली, ये पीएच लेवल वगैरह वाली, है ना। ये पीएच लेवल की जो बात थी, ये ज़रूरी बातें हैं, कुछ याद रखने वाली हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स 3 तरह से रेगुलेशन, ऑटोनॉमिक, वॉलंटियर एंड केमिकल रेगुलेशन, ये सब करना, ये याद रखने वाली बातें हैं। वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, इसके जो फॉर्मूला जो बताए थे अभी आपको, है ना, TALC, टोटल लंग कैपेसिटी निकालने का, ये सब इनका रिलेशनशिप याद रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। तो पूरी वीडियो आपने ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड जय हिंद।